अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। यूं तो वफाकी बजट के हवाले से ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो बहुत कुछ कह चुकी हैं इन 2 दिनों में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची हमेशा जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावजात के हवाले से यहाँ पर समात होती है तो बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो शायद कराची वालों को तो ना पता हो, लेकिन इससे बड़ी आगही भी मिलती है कि कहाँ कहाँ ये तजावजात कायम हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ने समात की और ये समात थी गुज्जर नाला और रंगी नाले के तजावजात के हवाले से। और इससे कबल यानी समात से कबल हमने देखा कि नाले के जो इर्द गिर्द जो सारे तजावजात हैं वो सारे मुतासरीन वहाँ पर जमा भी हुए, उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन उनकी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद किया, हुक्म इम्तना को कलअदम करार दिया और साथ में उन्होंने कहा कि तजावजात फौरी तौर पर हटाए जाएं। दूसरी जानिब आज न सिर्फ इसके ऊपर समात हुई बल्कि रेलवे के हवाले से भी थी, शार फैसल के ऊपर जो एक टावर है उसके हवाले से थी और दीगर तजावजात का भी जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि लगता है कि सिंध जो है वो एक्चुअली इसकी हुक्मरानी कनाडा से हो रही है और उन्होंने नाम भी लिया और कहा कि यूनुस मेमन जो है वो सिंध का असल हुक्मरान है। आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शार फैसल पर टावर से मुतालिक केस की समाअत भी की। इसके हवाले से भी उनका ये कहना था कि शार फैसल के दोनों अतराफ सर्विस रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट है। कमिश्नर कराची भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर अग्री किया। रेलवे के हवाले से उन्होंने चेयरमैन रेलवे को भी और सेक्रेटरी रेलवेज को भी टेक टू टास्क किया और कहा कि बहुत ही उनको अफसोस हुआ आज़म स्वाति साहब का जो रिमार्क था कि अगर उनके इस्तीफ़े से तमाम मरने वाले वापस आ जाएं, जबकि वो एक्सपेक्ट करते थे कि वज़ीर जो हैं जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस वक्त अपने इस्तीफ़े का ऐलान भी करेंगे। तजावजात के हवाले से उनका ये कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड पर जब उन्होंने बरहमी का इजहार किया दौरान समात तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि नेवल ब्रिज डेली कॉलोनी से लेकर तमाम तामीरात गैर कानूनी हैं। कंटोनमेंट बोर्ड को मकासद के लिए ज़मीन नहीं चाहिए तो ज़मीन वापस कर दे। इसी तरह उन्होंने मौजूदा हुकूमत सिंध को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जो रिमार्क्स दिए उनका कहना था कि एक उन्होंने जिक्र किया एक प्रोजेक्ट का जो कि तालीम का प्रोजेक्ट था। कहा कि 2600 अरब रुपए 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, 2017 में पूरा हुआ। इन पैसों से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थीं। आरओ प्लांट्स का भी जिक्र किया। आरओ प्लांट्स पर उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि 1500 अरब रुपए जो है वो आरओ प्लांट्स पर लगाए गए, लेकिन थर के लोग आज भी पानी को तरसते हैं। सिंध हुकूमत का एक ही प्रोजेक्ट है, बद से बदतर बनाओ। दूसरी जानिब आपने ये भी देखा कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने विफाक पर शिकायत भी की और विफाक से कहा कि वो सूबा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि एक वज़ीर मौसूफ यहाँ आते हैं और सिंध पर आर्टिकल लगाने का कहते हैं। बहुत अफसोस हुआ, किसी भी सूबे पर किसी किस्म का कोई आर्टिकल का इत्तलाक़ नहीं हो सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आला का ये कहना था कि सिंध से 652 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है विफाक ने। सिंध पर मंसूबे जो हैं वो ज़बरदस्ती 62 अरब रुपए जो हैं वो देने से इनकार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि ज़बरदस्ती जो है वो सिंध के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोपे गए हैं। बहुत सारी बातें और की जो आज हमने इस पर बात करेंगे कि एक सिंध हुकूमत हमें नाला नज़र आती है विफाक की तरफ, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सामने हैं। तजावजात का हमेशा जिक्र होता है, इसमें राशिद मनास रोड का जिक्र हुआ, इसमें कश्मीर रोड का जिक्र हुआ, इसमें शार फैसल का जिक्र हुआ, इसमें दिल्ली कॉलोनी का, नेवल ब्रिज का। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जिसका जिक्र नहीं हुआ जहां ये बताया गया। किडनी हिल का जिक्र हुआ और उसके हवाले से भी कहा गया कि फौरी तौर पर तमाम तर तजावजात हटाए गए। ऐसा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आकर जब तजावजात का जिक्र किया था, उन्होंने इंट्रस्ट किया था उस वक्त के मेयर को भी। तो आखिर ये मामला क्या है, अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है सिंध के वजीर IT तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान ताज साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं शौकत कुरैई जो आज दिन भर की इस समात को कवर करते रहे। मैं चाहूँगी ज़रा शौकत से पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। शौकत, आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए हैं
इस पूरे केस में और तजावजात का अगर आप जिक्र हमें बताते चले हमारे नाजरीन के लिए भी कि कौन कौन से ऐसे तजावजात हैं जिनको हटाने का जिक्र किया है और अपने रिमार्क्स में उन्होंने इस पर बरहमी का भी इजहार किया है। देखिए नाजिया, तकरीबन ये 9:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई, ये 2 बजे तक कार्रवाई चलती रही। आज सिर्फ एक ही केस टेकअप किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, वो था कराची के अंदर जो तजावजात है उसके खात्मे के मुतालिक। ये कोई आज का केस नहीं, ये 2010 से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक तजावजात का कराची से खात्मा नहीं हुआ। ये एक साबिक नाज़िम थे नेमतुल्लाह खान, उनकी दरख्वास्त थी जो आज तक चलती आ रही है। आज चीफ जस्टिस ने 2 बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने एक नया नाम लिया यूनुस मेमन का, जिसके लिए कहा कि यूनुस मेमन कनाडा में बैठे हुए हैं और सिंध हुकूमत को वही चला रही है। तैमूर तालपुर यहाँ मौजूद है, वो बताएंगे कि यूनुस मेमन कौन है। उसके अलावा एक और बात की चीफ जस्टिस ने कि 36,000 रिफाई प्लॉट हैं, जो कि ये बात पहले भी आ चुकी है, लेकिन आज रिपीट की चीफ जस्टिस ने कि 36,000 कराची के अंदर रिफाई प्लाट है जिस पर गैर कानूनी कब्जा है और वहां तामीरात खड़ी कर दी गई है। और वो प्लाट जो थे या पार्क के लिए थे या किसी ऐसे मकासद के लिए थे जो आवाम के फलाह बहबूद के लिए हो, जहाँ पे अस्पताल बनने थे, जहाँ पे स्कूल बनने थे, वहाँ पे कब्जे करके घर बनाए गए, तामीरात की गई, जो सारी की सारी गैर कानूनी है। ये कई बार चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि तजावजात का खात्मा किया जाए, इस तरह के जो रिफाई प्लाट है उन्हें बहाल किया जाए, लेकिन अब तक कोई खातर खवा कामयाबी नहीं हो सकी। आज सबसे पहले तो गुजर नाले और औरंगी टाउन नाले का मामला आया। उस वक्त उनके वकील जो थे मुतासिरीन के, वो सामने आए। उनका ये कहना था कि ये तमाम जो घर लोगों से गिराए गए हैं, ये तमाम के तमाम घर लीज है और कराची के जो इदारे हैं जैसे KMC है, KGA है और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उन्होंने ये तमाम लीज करके दी हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं, ऐसी सरकारी जमीनें जिसकी लीजें बनाई गई हैं, लेकिन वो लीज सारी की सारी लीजें जो है गैर कानूनी है, गलत बनाई गई। सही। और इस वक्त कराची के अंदर जितना भी जायजा लगे जो लीजें सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं, वो सब की सब गैर कानूनी है। क्या एक ऐसा रिफाई प्लाट जो ऐसे मकसद के लिए दिया गया हो कि वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बनेगा, वहाँ पे स्कूल बनेगा, वहाँ पे अस्पताल बनेगी, तो क्या उसकी लीज देना किस कानून के तहत जायज है, किस कानून के तहत वो लीज दी गई है? तो उस पर अदालत ने सुना। फैसल सिद्दीकी उसके वकील थे, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज्जर नाला है और औरंगी नाला है उसके आसपास रोड बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन उस वक्त सरकारी वकील ने ये था कि वो रोड हुकूमत ने खुद बनाने का फैसला किया है ताकि दोबारा ये वहाँ पे इंक्रोच ना हो सके, दोबारा ये सेटलमेंट्स ना हो सके। एग्जैक्टली इस तरह है। लेकिन जो मुतासरीन की दरख्वास्तें थी और अदालत ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि तमाम चीजें जो है वो गलत हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से फिर भी उन्हें मुआवजा दिया गया है। अगर सिंध हुकूमत समझती है कि उन्हें उनका मुआवजा कम है तो वो जायजा लेकर दोबारा उनका मुआवजा बढ़ा भी सकती है, लेकिन सरकारी वकील ने ये कहा कि हमारे पास जितना ही था हम इसकी इतनी मदद कर सकते थे और मुआवजा जितना देना था वो हम दे चुके हैं। उसके अलावा कश्मीर रोड पर एक KMC का एरिया है जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट बनाया गया है, जहाँ पे KMC के ऑफिसर की क्लब बनाई गई है, तो उस पर भी अदालत ने काफी बढ़ाने का इजहार किया कि ये जो KMC का एरिया है ये पार्क के लिए था, ये पब्लिक पार्क था, यहाँ पे बड़े लोगों के लिए स्क्वाश कोर्ट नहीं बनना था, बड़े लोगों के लिए क्लब नहीं बनना था। जहाँ पे भी आप कहीं उसका जिक्र तो नहीं कर रहे जो पहले जहांगीर और जानशेर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, जो मुशर्रफ साहब के जमाने में बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बना दी गई, वो आज तक कंप्लीट ना हुई? एग्जैक्टली वही है KMC, कश्मीर रोड पर जो KMC की एरिया है जहाँ पे ऑफिसर्स क्लब भी बना हुआ है और जहाँ पे स्क्वाश कोर्ट भी बना हुआ है। और स्क्वाश कोर्ट जो रखा गया है वो बड़े लोगों के लिए रखा गया है। वहाँ पे वो तो आज तक मुकम्मल ही ना हो सका शौकत, वो तो उसके बाद से उसकी तो रौनकें मान पड़ गई। पहले जहांगीर खान और जानशेर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो कहलाता था, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, वो तो अब खत्म ही हो गया। शौकत हमारे साथ रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने जिक्र की है इसमें। आई नो कि किडनी हिल का भी है, इसमें बेनजीर पार्क की एक एक्सटेंशन है, वहां का भी कॉम टावर्स का भी जिक्र है। नाजिया ये बता दूं कि बेनजीर पार्क जो है कराची बिलावल हाउस के बिल्कुल सामने है, वहाँ पे 3 काम 4 काम और 5 काम के नाम से इमारतें बनाई गई हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये तो समंदर है, समंदर का किनारा है, इस किनारे पर कब्जा क्यों किया गया है? तो उस वक्त जो वकील थे आबिद जुबैरी साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो 3 काम का लीज हुआ है ये 1989 में हुआ है, ये काफी पुराना है। उन्होंने कहा था कि चाहे मेरे जन्म से भी पहले जो है आपने लीज की होगी, अगर गलत होगी तो वो गलत होगी।
ऐसा नहीं है कि पुरानी लीज है इसका मतलब है कि वो सही कि होगी। वो सही होंगे। मेरे जन्म अच्छा से भी शौकत, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि इतने जैसे कराची के आज 36,000 रफाई प्लॉट्स जिन पे कब्जा हो चुका है, उनका दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए हैं। मैं सबसे पहले तो तैमूर तालपुर साहब आपसे पूछना चाहूंगी वो सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो एक्चुअली जो हुक्मरानी है सिंध की वो यूनुस मेमन के पास है जो कि कनाडा में है। बताइए ये यूनुस मेमन कौन है, क्योंकि बड़ा ये शॉक वेव था ये सुनने के बाद कि एक्चुअली सिंध को कौन चला रहा है। तैमूर तालपुर साहब की आवाज हमें नहीं आ रही है। तैमूर तालपुर साहब 1 मिनट आप रुकिएगा, आपको अपने जवाब से दोबारा स्टार्ट करना होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइए आपकी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया नकी साहिबा। मेरे तो खुद दिल पे जो शॉकवेव लग गई हैं कि ये कौन मेमन साहब हैं जो कनाडा से हमारी हुकूमत चला रहे हैं। मैं 13 साल से एमपीए हूँ। मैं कोई 20 साल से मेरी वाबस्तगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। 7 बार मेरे वालिद साहब एमएलए बन चुके हैं, पर ना तो मैंने शख्स का कभी नाम सुना, ना कभी मुलाकात हुई। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब भी जरा हमें मेरे ख्याल से ज्यादा ब्रीफ करें, क्योंकि मैंने तो ना ही इस आदमी का शख्स का नाम सुना, ना कभी कोई हिदायत आई है कि इसकी कोई इनसे वाबस्ता रखना है, कोई इनसे जान पहचान है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग प्रॉब्ली नॉट ट्रू, एंड इफ इट्स ट्रू ओनली द चीफ जस्टिस नोज अबाउट इट, नोबडी एल्स। हाँ, क्योंकि ये मतलब ये नाम भी नया है, अभी इतने सारे नाम। मैं अरसलान आपको पता है, देखिए इतने साल से तैमूर तालपुर साहब वाबस्तगी है इनकी पीपल्स पार्टी से। इनके वालिद बिल्कुल सही कहा, नवाब साहब भी पीटीआई पीपल्स पार्टी के एमएनए रह चुके हैं कितनी बार। आप जानते हैं, आप लोग तो नए नए आए हैं। देखिए शायद ये नहीं जानते हो कि जरदारी साहब जानते होंगे। ये सवाल अगर आप बिलावल जरदारी से, मुराद अली शाह साहब से, या जरदारी साहब से, या फरियाल तालपुर साहिबा से पूछेंगी तो शायद वो जानते हो, इनको शायद ना पता हो। क्योंकि सारा का सारा इस वक्त जो निज़ाम सिंध हुकूमत जो चला रही है सिंध में, वो ये लोग तो नहीं चला रहे, तो जरदारी साहब डायरेक्टली चला रहे हैं। और जरदारी साहब के दो, चाहे वो मंजूर काका साहब हों कनाडा में, जिसका जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब ने कि कनाडा से चलाया जा रहा है। उन्होंने तो यूनुस मेमन का नाम लिया है ना। नहीं, वो मंजूर काका साहब भी तो कनाडा में ही है ना। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, रफाही प्लॉट्स की आगे पीछे होना, फिर बिल्डिंग बन जाना, रातों रात उनकी क्लियरेंस हो जाना, ये तो मंजूर काका के ज़माने में हुआ। तो ये मेरे ख्याल से तैमूर को वाकई में शायद नहीं पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जरदारी साहब को ज़रूर पता है। अच्छा तैमूर ना, अब देखिए कि शौकत साहब भी बोल रहे हैं। शौकत, आपके पास क्या खबरें हैं, कौन है यूनुस मेमन? ये तो एक मतलब आज एक मुअम्मा बन गया। ना तैमूर तालपुर साहब को पता है, ना अरसलान वसूल से बता सकते हैं। आप ही बता देखें, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं आई। ये वाकई सही बात है कि मैं भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, तो मैंने भी कभी यूनुस मेमन का नाम नहीं सुना। ये आज नया नाम था, हमने भी खुद पूछा वहाँ वकला वगैरह। अच्छा, तो कभी हमारे सामने नाम नहीं आया। एक और मेमन थे जो श्री कांग्रेस आए थे, वो भी पहले कनाडा थे, लेकिन उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि हमें कोई इस बारे में पता नहीं है। अब देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है, किसी को कुछ नहीं पता तैमूर तालपुर साहब कहाँ हो रखा है। खैर एनीवे चलें, अब ये तो आप लोगों के ऊपर है, जाहिर है ये तो इतना बड़ा इल्जाम है, हो गया ना। फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि हुक्मरानी आप लोगों की नहीं है, कनाडा से इस सूबे को चलाया जा रहा है, तो जिस तरह विफाक के यहाँ पर आकर आर्टिकल के जिक्र को आप सूबे पर हमला समझते हैं, तो ये भी फिर एक हमला ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको तसव्वुर करना पड़ेगा कि यू नो व्हाट इज दिस नेम। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट, ये जितने तजावजात का जिक्र है, एसबीसीए का बार बार जिक्र है, 36,000 रफाई प्लॉट्स का जिक्र है, जरा प्लीज रोशनी डालें कि फिर उस गवर्नेंस का क्या जिसके आप लोग बिगल बजाते हैं कि हमने बहुत कुछ इंप्रूव किया है। बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने नादिया। बेसिकली हमारे साथ इशू क्या था, ये जो तजावुजात है, ये जो इंक्रोचमेंट्स है, ये कब की हैं और कैसे की हैं? इनमें से एक भी इंक्रोचमेंट आपको पिछले 15 साल की नहीं मिलेगी। सारी इंक्रोचमेंट्स उस जमाने की है जब वो जमात जिसको इमरान खान टेररिस्ट जमात कहते थे और अपने साथ बैठा कर बैठे हुए हैं, आज अपने बगल में बैठा कर बैठे हुए हैं, ये उनके जमाने की तजावुजात है। और ये खत्म क्यों नहीं आई? क्योंकि जब भी हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया, ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। अब जब कोर्ट ने एक अच्छा स्टैंड लिया और हमें कहा कि हम स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने छोटी कोर्टों को भी यही हिदायत की कि इस मामले पर बिल्कुल भी किसी को कोई स्टे ना मिले।
तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, 3 जो सबसे बड़े आपके नाले हैं, गुज्जर नाला हो गया, महमूदाबाद नाला हो गया, इन 2 नालों में से 95% इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है और मेन जो आपका सबसे बड़ा गुज्जर नाला है उससे 100% तजर्बा ने खत्म कर दी। तो हमारे लिए तो हिंड्रेंस ये थी कि लोग कोर्ट में जाते थे और ऑफ कोर्स आपको पता है एमक्यूएम किस किस्म की जमात है या थी, वो तो वही बेहतर बताएंगे। पर जब तक अल्ताफ हसन था इनका काम ही था, आपने देखा बल्दिया फैक्ट्री में भत्ता ना मिलने पर जो 100 लोगों को जिंदा जला के मार दें, जो माओ से उनके बेटे छीन लें, रैंसम ना मिलने पर, तो उनके समय के लोगों से तो कुछ भी एक्सपेक्टेड था। अच्छा तो तैमूर तालपुर साहब, एक हकीकत बिल्कुल मैं मानती हूँ, एक एक हकीकत चाइना कटिंग की, एक हकीकत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेट कर रही थी, तजावजात की, हर चीज में मान लेती हूँ, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी को, मंजूर काका खेल को और एडमिनिस्ट्रेटर कितने सारे रहे, आए, मुल्क से बाहर चले गए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी टिल डेट, डू यू एक्चुअली से कि दे आर क्लीन? आज भी वो पोर्शंस बनाए जा रहे हैं जिसके लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अब कोई पोर्शंस नहीं बनने चाहिए शहर में। मेरे ख्याल में 5-6 ऑफिसर्स अभी तक सस्पेंड कर चुके हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के वजीर नासिर शाह। जहां पर हमें शिकायत मिलती है किसी डिस्टर्बेंसी की, कहीं कोई गलत जगह पर बनाने की, कोई एमएसटी प्लॉट के परमिशन देने की, तो रैपिड एक्शन होता है। मैं ज्यादा अरसे का तो नहीं बता सकता, पर पिछले जो 3 साल ये हैं और 2-3 साल उससे पहले 4-5 साल में जहाँ से मैंने अपनी स्टडी की उसके बाद से इन चीजों पर बड़ा सख्ती से कंट्रोल किया गया है। ये किसी जमाने की चीजें थी, आप नहीं देखेंगे कि आज किसी आज के जमाने की चीजें हैं तैमूर तालपुर साहब। मैं खुद आपको इतने सारे एरिया की तस्वीर भेज सकती हूँ जहां आज भी पोर्शंस बन रहे हैं, जहां आज भी एसबीसीए के आके इंस्पेक्टर्स पैसे लेते हैं उन ठेकेदारों से, उन बिल्डर से। आप बात कर रहे हैं, अभी तो शहरी फाउंडेशन ने एक केस बहादुराबाद का फाइल किया हुआ है जहां रफाई प्लॉट पे पूरा एक कमर्शियल प्लाजा खड़ा हो गया है। तो ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं इस शहर में। तो इसका मतलब ये है कि एसबीसीए मुर्दे इल्जाम उसको ठहराना होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से हम वापस आते हैं। अब बात कर लेंगे एमक्यूएम की भी, जो इनके इत्तेहादी भी हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तजावुज़ात के खिलाफ खड़ी हुई है कई बार, क्यों? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अरसलान ताज साहब हमारे साथ हैं, तैमूर तालपुर साहब हैं। तजावुज़ात का जो खात्मा है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कभी हो ही नहीं सकता इस शहर से, और पूरे सूबे के हवाले से जो गवर्नेंस के मसाइल पर आज रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज उसी पर बात करें। अरसलान, आप मुझे बताइएगा, मेयर जब वसीम अख्तर साहब थे, और क्योंकि आपकी इत्तेहादी जमात है, उनको तो चीफ जस्टिस ने तमाम तर इख्तियारात तकवीज़ कर दिए थे कि फुटपाथ से तजावुज़ात को हटा दें, इफ यू रिमेंबर। जी जी बिल्कुल। उस वक्त आप लोगों की जमात से भी खुर्रमशेर जमान भी खड़े हुए, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी खड़े हुए, राशिद मनास का वो प्लॉट था वो एम्प्रेस मार्केट के लिए खड़े हुए। तो क्यों आप लोग सब पॉलिटिकल वोट बैंक की वजह से आप लोग फिर ऑपरेशंस नहीं होने देते? नहीं देखें, सबसे पहले तो ज़रा तैमूर साहब ने जो बात की कि एमक्यूएम के ऊपर पूरा डाल दिया, ठीक है, उनके पास कराची में बल्दियाती निज़ाम था, लेकिन ये गुज़िश्ता 14 साल से सिंध हुकूमत फुल इख्तियारात के साथ 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इदारे इनके मातहत, इनके नीचे सिस्टम चल रहा है। और इस 12 साल के दौरान का बता दें हमें एटलीस्ट, उससे पहले का आपसे नहीं पूछ रहा, हमें आप सिर्फ इसके 12 साल का बता दें कि इस दौरान जो रफ़ाई प्लॉटों के ऊपर इमारतें खड़ी हुई, जहाँ पे इनके मिनिस्टर्स खुद फ़ोन करके एसबीसी के इंस्पेक्टर्स को कहते हैं कि इसको छोड़ दो, ये मेरा बंदा है। मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ। और ये मेरे इलाके में अभी भी बहादुराबाद पे आप जाएं, पार्क की ज़मीन के ऊपर वो 20 माली बिल्डिंग चल रही है। हर इलाके में ये चल रहा है। गुलशन इकबाल में इन्होंने क्या किया हुआ है, एसबीसी का एक बड़ा साइंस लेके आए हैं ताकि कोर्ट को जवाब न देना पड़े। हर 2 महीने बाद डायरेक्टर चेंज, हर 2 महीने बाद डीजी केडीए चेंज, हर 2 महीने बाद एसबीसी डीजी चेंज। क्यों? ताकि कोर्ट में जाए तो कहें सर ये तो मेरा था ही नहीं, इस वक्त कोई और बैठा हुआ था। तो एक अलग तरह की इन्होंने साइंस मुरतब की है। और एमक्यूएम ने जो किया वो भुगत रहे हैं, अवाम ने जो हुआ वो सब भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। जिसने भी किया वो भुगतेगा। ये अपनी बात करें, ये मत बोलें कि एमक्यूएम ने ये किया। फिर उज़ैर बलोच भी आपका था, उसका आप जवाब नाम नहीं ले रहे। चलें, अच्छा, एक तो ये इनका आपने बता दिया कि किस तरह से ये एसबीसीए को बार बार किस साइंस से चला रहे हैं। आपका जहां तक सवाल था कि क्या हम वोट बैंक के नहीं, देखें, हम ये सवाल कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे एक जगह केडीए की लीज है और वहां पर किसी ने किसी को अपार्टमेंट बना के उसको बेचा है, तो जिसको बेचा है वो आम आदमी है। तो ये जिस वक्त बन रहा था तो तब इदारे सो क्यों रहे थे
KD, SBCA, बाकी इदारे क्यों सो रहे थे, एंटी करप्शन क्यों सो रहा था? उस बेचारे गरीब आदमी का क्या हुआ जिसे 40 लाख में वो फ्लैट खरीदा? बिल्डर ने तो उसको बेवकूफ़ बना दिया, वो चला गया। उस बेचारे की आवाज़ हम बन रहे हैं। ओके, उस बेचारे की आवाज़ बन रहे थे, लेकिन आज भी आपको भी इल्म है, जाहिर है आप लोग हमसे ज़्यादा इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। फिर क्या तरीक़ाकार निकाला जाएगा इन तजाज़ात को? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, मॉल्स तक खड़े हुए हैं। आपको याद होगा यहाँ पर अस्पताल था मेन क्लिफ्टन के ऊपर, जिसके ऊपर अब इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर, जिसको खुद कोर्ट ने कहा था गिराएं इसको, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फुटपाथ के ऊपर बैठने वाले हर शख्स को गिराया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात यह है कि मैं तो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जितनी भी उनके रिमार्क्स आए हैं, मैं समझता हूँ कराची और कराची ख़ुसूसी तौर पे कराची के शहरियों की दिल की आवाज़ है। उन्होंने जो जो बात की है और बिल्कुल ठीक बात की है। और एक चीज़ जो आप पहले सवाल पूछ रही थी यूनुस मेमन, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब 2 लोगों का, एक का फर्स्ट नेम और एक का लास्ट नेम ले गए हैं। अच्छा। वो हैं यूनुस किदवाई साहब और दूसरे हैं इकबाल मेमन साहब। तो अच्छा। ये दोनों जो हैं जरदारी साहब के पर्सनल फ्रेंड्स हैं और दोनों जो हैं इस वक्त कनाडा में हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने इकबाल मेमन साहब और यूनुस किदवाई साहब, जो कि प्रिंक रेसिडेंसी में मुलव्विस हैं और जिन्होंने प्ली बार्गेन 6 अरब रुपए की दी भी है, तो ये 2 लोग हैं शायद जिनका ये जिक्र क्यों भाई तसी कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अरसलान ने? जी तैमूर तालपुर साहब, ऐसा ही है, इकबाल मेमन और यूनुस किदवाई को मिला दिया है, दो नामों को, और यूनुस मेमन बना दिया गया है। हाँ, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ये सोच रहे थे कि आजकल कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिला नहीं हम लोगों को टॉक शोज में डिस्कस करने का, इसी कोई अच्छी चीज हमें दे दे। तो आई थिंक दिस वाज जस्ट ऑन द लाइट नोट फ्रॉम द चीफ जस्टिस, ताकि हम जरा शो में एक नया कोई टॉपिक उठा लें। मेरे ख्याल से 2 नाम मिल जाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप बता दें कौन 2 है, नाम, हमने एक बता का दिया। सरनेम लग जाना, एक का फर्स्ट नेम लग जाना, ये चीज मुझे तो समझ में नहीं आई। लेकिन आई मैं इनको भी जानती हूँ जिनका मैं नाम लिया है, ये चुगताई साहब या जो भी आपने नाम लिया। I don't think this makes any sense. अच्छा चलिए, दिस डजंट मेक एनी सेंस बट व्हाट मेक्स सेंस? अरसलान कहते हैं एसबीसीए में बार बार 2-2 महीनों में डीजीज तब्दील कर दिए जाते हैं और ये इसी साइंस से चलाया जा रहा है ताकि आने वाला क्या, मेरे जमाने में काम हुआ, ये तो पीछे हुआ था। नहीं, ये मैंने आपको पहले बताया कि हम बड़ी सख्ती से निपट रहे हैं। जहां पर भी कोई शिकायत हम तक पहुंचती है, हम उनको सिर्फ हटाते नहीं हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं, ताकि जो अगला उसके बाद आए वो उससे कुछ सबक सीखे। तैमूर तालपुर साहब, माजरत के साथ मैं ये एसबीसीए की अपनी फोर्स होती है, जिस इलाके में छत पड़ रही होती है ना, वहां का इंस्पेक्टर फौरन पहुंच जाता है, कहता है निकालो कागज, दिखाओ, फिर थोड़ा खाता है, फिर अगर जरा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कहता है हम तोड़ देंगे, वो टोकन भी तोड़ के दिखाते हैं, फिर अंडर हैंड डील्स होती हैं। आप बात कर रहे हैं कि कहीं की शिकायत मिले, एसबीसीए का काम क्या है? यही तो उसने देखना है कि कहाँ बेज़ाब्तगियां हो रही हैं। पूरी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसको कोई जाके क्यों शिकायत करेगा? एक तो जो है मेरे ख्याल से या तो आप परमिशन ले दें हमें कोर्ट से कि हम जो भी इस तरह का गलत काम करें उसको सूली पे टांग दें या गोली मार दें, और हम पे कोई लीगल प्रोसीजर ना हो तो हम भी वो भी कर सकते हैं। पर हम जो है यही कर सकते हैं कि उनको सस्पेंड करें, उनको एक्सपेल करें, उन पे लीगल प्रोसीडिंग्स करें, उनकी नौकरी खराब करें। तो इससे ज्यादा तो हक हमें अभी तक किसने दिया नहीं है। अगर आप दिला सकें तो हम करने को तैयार है। दूसरी बात मेरे भाई ने की कि जब मैंने बताया कि एमक्यूएम उनकी बगल में बैठी है, इस पे इमरान खान सबसे बड़ा उस वक्त एमक्यूएम आपके साथ थी जिस वक्त ये मारते बन रही थी। तैमूर साहब, उजैर बलोच का जो माई बाप था वो भी आज इनके साथ बैठा है, जुल्फिकार मिर्जा साहब, और उनकी जो वाइफ है वो उनकी फेडरल जुल्फिकार मिर्जा को कह रहे हैं मेरा ना? भाई उजैर बलोच का फ्यूचर जरा सोच के, उजैर बलोच की वजह से ही मिर्जा साहब को पार्टी से निकाला गया था। तो ये चीजें उनको शायद पता नहीं है। और आपने पहले थोड़ा जिक्र किया था रेलवे के एक्सीडेंट्स का, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसको पीएम साहब कहते थे कि मैं कभी अपना चपरासी नहीं बनाऊंगा, उसको अपना रेलवे का मिनिस्टर बनाया, और जब उसने 12 एक्सीडेंट मेजर कर लिए तो उसको तरक्की देखिए आज इंपीरियल मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, जरा शौकत से मैं जरा सी बात कर लूं, जब क्योंकि फिर ब्रेक लेनी है, और ब्रेक से वापस आकर जिन नाइंसाफियों का जिक्र मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि वफाक कुछ कहता है। उसने बजट भी जब पेश किया तो उन्होंने बताया कि इतना % जो है वो पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट इंक्रीज किया गया है। उन फिगर्स के मुताबिक सिंध का बजट इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर शिकायत ऐसी क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन शौकत साहब, क्या देखते हैं 16 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, और जैसे आपने कहा कि ये दरख्वास्त नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम के ज़माने से चलती आ रही है, क्या इन तजावुज़ात का खात्मा होते देख रहे हैं आप, और अगर नहीं तो क्या वजह हायल होती है? देखें, पेशरफ्त तो जरूर होगी, लेकिन जो जिस तरह से अदालत चाह रही है इस तरह से पेशरफ्त नहीं हो रही। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
अब जैसे 2 दिन का वक्त दिया गया है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ तो प्रोग्रेस होगी। जो चीजें जैसे कश्मीर रोड से केएमसी वाली तामीरात हैं उसको गिरा दिया जाएगा। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ मलबा हटाना है और कुछ पिलर्स वहाँ मौजूद हैं वो तो हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो किडनी हिल के बारे में जो उन्होंने कहा, जो शारा फैसल के टावर के हवाले से कहा, जी बिल्कुल सही है। किडनी हिल काफी वहां से रिमूव, बाकी ये बात सही है कि अदालत ने खुद इस बात पे अप्रिशिएट किया कि किडनी हिल की काफी रिमूवल हो चुकी है, लेकिन अभी तक क्यों बाकी जो वहाँ चीजें रहती हैं वो रिमूव क्यों नहीं हुई। उस पर कमिश्नर ने बताया कि एक मस्जिद है वहाँ पे अभी तक कायम है जिसको हमने रिमूव नहीं किया। तो उस पर जजेस ने भी रिमार्क दिए और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि सबसे पहले जो कब्जे का तरीका यही होता है कि पहले एक झंडा लगा दिया जाता है, उसके बाद मस्जिद बना दी जाती है ताकि कब्जा पता हो जाए। और साथ साथ उन्होंने कुछ रेफरेंस भी दिए कि इस तरह के वाकयात अगर कहीं और जगह पे होते तो शायद फौरी तौर पर इसका नोटिस भी लिया जाता। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि मस्जिद नबी की गैर कानूनी तोसीक नहीं हो सकती तो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी मसाजिद क्यों बनाई जा सकती है। अच्छा शौकत, मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि इस शहर के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, जाहिर है सिंध गवर्नमेंट तो जो है वो पूरे सिंध को जो है वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्या सारा मलबा सिंध गवर्नमेंट पे डालना सही है या इसमें आप समझते हैं जैसे आज कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से भी बरहमी का इजहार किया गया, ये तमाम तर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे सही से, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तजावुज़ात का ना खात्मा हो रहा है और मजीद भी होते जा रहे हैं। जी देखिए, कोर्ट में तो यही सूरत हाल नजर आ रही थी, सिर्फ उसमें सिंध गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। और जैसे कराची है, कराची को मुख्तलिफ एजेंसीज चलाती है, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड है, एमसी है और काउंसिल ये चलाती है, तो सबका एक अपना अपना रोल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है नाजिया कि पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान पूरे की आप मिसाल दे सकते हैं, न सिर्फ कराची या सिंध के बाकी हिस्सों की, जो सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी की निगरानी है, वही सारा कुछ बनती है इस गैर कानूनी कामों के लिए और गैर कानूनी तामीरात के लिए, कब्जों के लिए, फिर इदारों की नाकामी के लिए। फिर उसका सारा मलबा जो बिलाखिर पड़ता है वो तो सियासी लोगों पर पड़ता है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वही होते हैं, वही देखे जाते हैं, वही पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। तो सवाल तो उनसे ही पूछा जा सकता है। सही सही। वही सियासतदान इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि स्ट्रक्चर जब तक ब्यूरोक्रेसी का ठीक नहीं होगा, जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, तब तक नतायज अच्छे हासिल नहीं होंगे। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, जरा ब्रेक से वापस आकर 90 अरब का भी जिक्र किया है आज मुराद अली शाह साहब ने नालों के हवाले से, और कहा कि ये 90 अरब रुपए कहाँ दिए हैं ये बताया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने जाहिर है इस बात का भी गिला किया है कि नाइंसाफ़ी हो रही है सिंध के हवाले से, ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट्स थोपे जा रहे हैं। और रेवेन्यू के हवाले से उन्होंने कहा कि एनएफसी के अंदर भी जो पूरा शेयर है वो नहीं दिया जा रहा। 62 अरब रुपए को कहा गया है कि इनकार कर दिया गया और इसे कहा भूल जाओ। तो क्या सूबा सिंध जिस रेवेन्यू का जिक्र कर रहा है, और उन्होंने कहा कि 17% 3 सालों में आपने अपना रेवेन्यू ये शो किया है, जिसके आज आप जश्न भी मना रहे हैं, सिंध सूबे को भी दे दिया जाए, हम भी कलेक्ट करके दिखा सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आकर जिक्र करते हैं इस पर। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, मुराद अली शाह साहब पहले भी काफ़ी नाला नज़र आए, कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब तरक्याती बजट अप्रूव किया गया था वफाक की जानिब से, और आज फिर उन्होंने ये कहा है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। एक आर्टिकल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। क्या वो गलत समझे? वो 140A की बात शायद कर रहे थे। देखें जी, ये जो बार बार अजीब अजीब बातें की जाती हैं, किसी सूबे में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, पर सिंध में ये अलग अलग आर्टिकल लगाना चाहते हैं। कभी आके कहते हैं कि हम मार्शल लॉ ला सकते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो इनकी बातें जो है गैर डेमोक्रेटिक बातें हैं, क्योंकि ये खुद गैर डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये खुद सेलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए। अब आप एक सिंपल सी चीज देखें, वेरी शॉर्ट, ये टाइम कम है तो मैं समझ जरा जल्दी करूंगा। NHA 7 अरब देता है सिंध को रोडों के लिए, सही। आप वहीं पे NHA को 32 अरब देते हैं फॉर पंजाब एंड 42 अरब फॉर KPK। तो सिंध ने क्या कसूर किया कि आप उसे 7 अरब दे रहे? हमारे पास क्या शाराएं नहीं है जो पूरे सूबों को कनेक्ट करती हैं? हम कह रहे हैं आप अगर 42 अरब देते हैं KPK तो उसका आधा में दे दें, उसके आधे का भी आधा दे दें, पर 7 अरब की तो ज्यादा ना करें। एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, व्हेन एवर देयर इज योर ईयरली बजट कमिंग, तो हर सूबे से
वो क्या मांग दिया जाता है कि अपनी स्कीमें बताएं, जरूरी स्कीमें क्या है। सही। इसी तरह से जो पंजाब से मांगी तो उन्हें 15 स्कीमें मांगी, पर उनको दे दी गई 18 स्कीमें, और जो उन्होंने पैसा मांगा उससे 2 अरब ज्यादा दिया गया। अच्छा, सिंध ने 17 स्कीमें मांगी, और आपको मजे की बात बताऊं, 17 में से एक भी स्कीम हमें नहीं मिली। मतलब ये क्या, हम क्या इंडिया का हिस्सा है? या तो फिर खान साहब कह दे कि भाई मैं दुगला माया रखूंगा, जो उन्होंने शुरू में कहते रहे थे कि मेरी आंख एक होगी, उनकी आंखें 2 हैं, एक शायद अंधी है और एक से उन्हें नजर आता है, और उनका शायद जो तराजू है वेट करने का, उसके नीचे भी शायद मैग्नेट के साथ कोई वेट्स पड़े हैं जो सिंध के साथ जाती करते हैं। पानी का शहर आता है तब सिंध का पानी यजीद रोक लेते हैं, क्योंकि इंसान का पानी रोक नहीं सकता। जब हमारे शहर आता है हमारी स्कीम्स का, हमारे NFC का, वो रोक देते हैं। तो यही तो बातें हैं दैट यू सीन नादिया, जिस तरह से सिंध में इनके साथ जो हालत की हुई है, इनके MPs इनको छोड़ के सिटिंग MPs इनको छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी जब इलेक्शंस होती हैं, इनकी जीती हुई ठीक है। सीटें, अब ये जो स्कीम्स की आपने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि बलूचिस्तान ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए विफाक को और तकरीबन सारे ही अप्रूव हुए। इसी तरह पंजाब के भी हुए, KPKP हुए। तो सिंध के हवाले से 17 में से कोई भी नहीं, और इसीलिए वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि हमारी तो वो 5 साल पुरानी स्कीमें हैं जिनकी मद में उसके भी पूरे पैसे नहीं आ रहे। वाई? देखिए, मुराद अली शाह साहब जो है एक झूठे शख्स हैं और उनकी आदत हो चुकी है वो प्राइम मिनिस्टर को बुरा कह रहे हैं, आप मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब जो क्या करेंगे, एक हैबिचुअल लायर है, और तैमूर साहब आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला आपके बीच में, तहम्मुल आप नहीं है। तैमूर तालपुर साहब, आपने वजीर आजम के लिए भी कहा ना, गलत है। चलें, लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम्स। जी बताएं। बारे में बोलिएगा, अपनी बारी में। बात यह है कि हैबिचुअल लायर हो चुके हैं मुराद अली शाह साहब। आई चैलेंज हिम कि वो NFC के ऊपर जो है खुले आम एक मुबाहिसा रख लें और वो बैठ जाए, और हमारी तरफ से हम अपने बंदे को किसी को भी बिठा देंगे और वो खुले आम लाइव इसके ऊपर सेशन चलाएं, डिबेट रखें। बात यह है, एक होता है एस्टिमेटेड अमाउंट, एक होता है एक्चुअल अमाउंट। जो एक्चुअल होता है, एक मिसाल देता हूँ इन्हीं के महकमे की, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो SRB की बात कर रहे हैं ना कि हमें दे दे हम कर लेंगे। पिछले साल थे 145 अरब रुपए इनके एस्टिमेटेड टारगेट, किसके? सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के। इन्होंने कितने अचीव किए? 100 अरब, 45 अरब शॉर्ट किए, विच मेक्स 70% ऑफ देयर टारगेट। तो 70% आपने अपने टारगेट कम किए, 45 अरब रुपए आपने अपने कम किए। अब मैं इसको इस तरह से पेश करूं कि 45 अरब रुपए जो है काट दिए गए, ये कटे नहीं हैं, आपने टारगेट से कम पैसे वसूल किए। ठीक है, एक तो ये। अभी तीसरा क्वार्टर जो खत्म हुआ है मार्च में, उसमें इस साल इन्होंने टारगेट रखा अपना SRB का, जिसका आज ये बड़े वावेला अंदाज में, सेलिब्रेटिव अंदाज में बोल रहे थे कि जी हमें दे दम करेंगे। इन्होंने पिछले साल से कम टारगेट रखा, यानी 145 से कम रखा, 45 से कम टारगेट ही कम रखा, 135 रखा, 10 अरब रुपए कम टारगेट रखा। और अचीव कितना किया? 63% अभी तक। अच्छा, अपने टारगेट इनसे पूरे नहीं हो रहे। ये तो रेवेन्यू की बात होगी, स्कीम पे आए ना, स्कीम पर आए, क्यों नहीं? आपको NFC का पता चल गया। NFC में एक 100 रुपए अगर कलेक्ट करता है वफाक, तो उसका 57% जो है वो सूबों को देता है। उस 57% का 23.6 आई थिंक % जो है वो सिंध का शेयर बनता है, वो उसको मिल जाता है। अब ये जो कहते हैं ना कि हमें कम मिला, वो ओवरऑल कम होता है, फिर उसके हिसाब से परसेंटेज मिलता है। अगर इतनी बड़ी चीज है ना, ये चले जाए ना सुप्रीम कोर्ट में लेके, क्यों नहीं लेके जाते? स्कीम क्यों नहीं वफाक अप्रूव करता सिंध की? इनकी स्कीम क्या है? वो जो आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि 1500 मिलियन रुपए के RO प्लांट्स लगाए थे, आज वो पता ही नहीं कहाँ है। इनकी स्कीमें तो ऐसी है कि यही कहते हैं, मुराद अली शाह साहब का सिर्फ एक नारा है, उनका जिए भुट्टो नारा नहीं है, लोग गलत समझ रहे हैं। उनका एक नारा है, पैसा खपे। उनको कह रहे हैं पैसा मुझे दे दो और भूल जाओ। क्यों भाई? तो इसलिए कराची के लोगों का पैसा, सिंध के लोगों का पैसा है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही सिंध हुकूमत को, इसलिए स्कीम्स अप्रूव नहीं कर रही। नहीं, या यू थिंक कि वो स्कीम ही खराब है सारी? नहीं, हम समझते हैं पहले वाली स्कीम्स पहले मुकम्मल कर लें, फिर नई स्कीमें लाएं। इनके अपने ये देखिए, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में पहले की स्कीमें पूरी हो गई, सारी पूरी हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। ये कहते हैं कि हमारे पास से पैसा जाता है, ये वो सारा, बिल्कुल ठीक बात यह है, इन्होंने अभी तक एक स्कीम बता दें सूबाई हुकूमत ने अपने पैसों से एक स्कीम मुकम्मल की हो। KPK में 7 साल हुए ना अभी,
हमें इनको हो गए 12 साल, 5 साल ज़्यादा है इनके, एक टर्म ज़्यादा है। केपीके ने सवाद मोटर पे अपने पैसों से लिया, वफाकी हुकूमत से 1 रुपया नहीं लिया। ओके अच्छा, इनका एक प्रोजेक्ट बता दें। अच्छा, है ही नहीं। I have to actually पैसा close the कब show, पे ना रहा तैमूर है? तालपुर साहब, now you know the answer to the schemes. एक बस कोई स्कीम बता दें जो सिंध हुकूमत ने अपने पैसे से की हो, वो कहते हैं कि नहीं की आप लोगों ने। आप जरा कंपेयर तो करें, मुराद अली शाह साहब के बारे में बात कर रहे हैं, मुराद अली शाह जो पूरा सिंध प्रेस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। आपके बोलदार साहब के बारे में अल्लाह करे मुराद अली शाह साहब को कोई फॉलो ना करे। आप अपने बच्चों को कहते हैं मुराद अली शाह साहब जैसा बन के देखा है, 100 ऑफ स्कीम आप नहीं बोलेंगे। आप लोग तो वो पीटीआई, वो चोर जमात है यार मतलब आपका जरदारी पूरी दुनिया में अगर कोई बंदा चोर मशहूर है जरदारी साहब, खा गए। और आप कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब, आप एक तैमूर एक काम करते हैं, मैं दुआ देता हूं कि या अल्लाह मेरा बेटा इमरान खान जैसा हो, आप दुआ दें जरदारी जैसा हो, सही करो भाई, आप दुआ दे के देखिए। अच्छा, तो तैमूर तालपुर साहब, क्योंकि नहीं देखिए ये चीजें तो जाहिर है कि सेटल होनी है, क्योंकि इस वक्त सूबे और विफाक में जो डिवाइड नजर आ रहा है ये बड़ा खतरनाक है। नहीं तो किस तरह से सही होगा ये सूबे में नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का अपना मसला है। सूबे के ऊपर पैसा जो लगाया है, इनसे ज्यादा वफाकी हुकूमत इस वक्त लगा रही है, जो स्कीम्स दे रही है। K4 इनसे 12 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, हम करके दिखाएंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम करके दिखाएंगे, उनसे नहीं हो सकता। 21%, हम गवर्नेंस में इनसे बेहतर है, हम अपनी स्कीम्स आपका टोटल रेवेन्यू 56% आप रिसीव कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है ज्यादा दे रहा है, ये 56% आपने पिछले साल रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट जिस पे बैठकर स्पेशली एनएफसी के ऊपर हमें डिबेट करनी होगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ इसका जिक्र है एनएफसी का, बल्कि इसमें उस सेंसस का भी जिक्र है जिस पे सबके एतराज़ात मौजूद है, जिसके लिए आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए क्योंकि सिंध की आबादी कम दिखाई गई है। फिर विफाक से मिलने वाले पैसे के हवाले से भी जाहिर है कि 2 मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जाहिर है इन स्कीमों को, चले विफाक ने जो स्कीम्स इस वक्त फंड कर रहा है वो 5 साल के ऊपर, जिसमें K4 भी है, जिसमें वो कराची पैकेज भी है, जिसमें वो नालों की सफाई भी है, जिसमें ग्रीन लाइन भी है। ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितनी जल्द इसको कंप्लीट करके दिखाती है, और उसके बाद बाकी स्कीमें अगर वो समझती है जैसे कि अरसलान कह रहे हैं कि बाद में फिर दूसरी स्कीमें जो हैं पहले ये कंप्लीट होंगी और उसके बाद दी जाएंगी। इफ़ दिस इज़ फेयर देन ओके वील लिव विद इट। लेकिन जाहिर है कि सिंध में भी उतनी ही तरक्की होनी चाहिए जितनी बकिया सूबों में है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यकसां तरक्की के मौक़े का वादा किया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।